बिहार के दानापुर में बड़ा सड़क हादसा, 18 लोगों से भरी जीप गंगा में जा गिरी। अभी तक कुल 8 लोगों के शव बरामद। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले, 24 घंटे में 11,489 कोरोना मरीज। एनएमसीएच में 17, पीएमसीएच में 2 संक्रमितों की मौत। बलिया में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर बैठक, भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर हुई चर्चा। शांति भंग करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। यूपी के बलिया जिले में सपा नेता संग मारपीट। सपा नेता ने बताया घोटाले के खिलाफ उठाई थी आवाज, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे राज्य से हर दिन कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने का कार्य कर रहा है। 24 घंटे में 59 लोगों की जान चली गई है। 11,489 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना के एनएमसीएच में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 17 संक्रमितों की मौत हुई है। पीएमसीएच में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। पटना एम्स में भी इस दौरान 6 संक्रमितों की मौत हुई है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। ये एक सवारी गाड़ी गंगा में डूब गई, जिसमें जीप में सवार 4-5 बच्चों समेत 11 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। अब तक कुल 8 शव गंगा से निकाले जा चुके हैं। यह हादसा दानापुर के समीप बने पीपा पुल पर हुआ। हादसे के काफी देर बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने गाड़ी को ढूंढ निकाला। याद में इतनी बड़ी घटना इस इलाके में नहीं हुआ। आज शॉकिंग न्यूज है हम सब लोगों के लिए। मैं स्तब्ध हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं दुख की घड़ी में किस तरह से लोगों को जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए कुछ कहूँ। शासन लगी हुई है, एनडीआरएफ का टीम आ गया है। मेरी सूचना मिलते ही मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और मैं समझता हूँ कि शासन लग गई है और जो भी है शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ पे कार्रवाई की धरातल पे नहीं दिख रहा है। और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन जो भी उनका है, इससे भी सीख ले कि दोबारा इससे बड़ा घटना पुनरावृत्ति ना। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ये एक बड़ा हादसा सामने जो आया है, सवारी गाड़ी गंगा में डूबी है, किस तरीके से ये पूरा हादसा बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दानापुर के पीपा पुल की एक घटना है, जहां पे तिलक के दौरान आ रही एक जीप जो है वो गंगा में गिर जाती है, जिस वजह से यह बड़ी दुर्घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। आज सुबह की अगर बात करें तो तड़के सुबह की यह घटना है, जिस समय वो आते वक्त जो है वो बैरिकेटिंग को तोड़ती हुई जीप जो है वो गंगा में समा गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक बड़ी घटना जो है वो हुई है, जिसमें कि काफी लोगों के मौत की खबरें जो है वो निकलकर सामने आया। हालांकि इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार प्रयासरत थी। अब तक जो है कुल 6 से 7 शव जो है वो बाहर निकाले जा चुके हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों के शव हैं, लेकिन हादसा जो है वो बहुत भयानक है, दर्दनाक ये हादसा हुआ है, जिसमें कि अब सभी जिला प्रशासन जो है वो लगातार जो प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी बाकी बचे सब जो है वो बाहर कर लिए जाए। हालांकि भीड़ भाड़ जो है वहाँ पे परिस्थितियां जो है एकदम वहाँ पे बदहाल स्थिति में है। भीड़ भी लगा हुआ है, कोरोना काल है, ऐसे में भीड़ का जो वहाँ संख्या है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जी, इस जीप की अगर बात की जाए, कितने लोग इसमें सवार थे? 4-5 बच्चों समेत 11 लोगों की डूबने की जो आशंका जताई जा रही है, जीप की अगर बात की जाए कितने लोग इसमें सवार थे?
जी, कुल बताया जा रहा है इसमें 14 से 15 लोग जो थे वो इसमें सवार थे, जिसमें कि लगभग 11 से 12 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो डूब गया है। ड्राइवर और जो उसके एक और सहयोगी थे वो किसी तरह से तैरकर गंगा से पार निकलते हैं, उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई है। जिसके बाद जो है पूरा जिला प्रशासन जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार उन सबों को खोजने में, खंगालने में जुटी हुई थी। इस दरमियान में करीबन 6 से 7 शव जो है वो बाहर आ चुके हैं। अभी बाकी लोग लापता है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा नल जल योजना लाई गई थी, वहीं इस योजना को पंचायत प्रतिनिधियों ने कमाई का जरिया बना लिया। पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी के कारण नल जल योजना के कार्यों की गुणवत्ता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। तो वहीं ताज़ा मामला पूर्वी चंपारण के दुलमा पंचायत का है, जहां वार्ड नंबर 19 में खड़े वाटर टावर पर रखी हुई पानी टंकियां हल्की हवा के झोंके से नीचे गिर गई। क्षतिपूर्ति के लिए बीडीओ को आवेदन दिया गया और इस मामले को लेकर पंचायत सचिव ने पानी टंकी ध्वस्त होने की जिम्मेवारी पंचायत के मुखिया पर थोप दी। वार्ड 810 के तो कई बार बोला गया जब बढ़िया से काम कीजिए, तो काम नहीं अच्छा किया, बिल्डिंग भी नहीं किया, इसलिए भी नीचा गिर गया। एक ही बार फर्स्टे आंधी आया, मेघ आया, हल्का सा उसी में गिर गया। वार्ड 810 का क्या नाम है? वार्ड 810 का नाम है संतू पासवान सिंह बोल रहे हैं। हमारे 19 नंबर वार्ड में नल जल का जो काम हुआ है वो सही तरीका से नहीं होने के कारण फर्स्ट आंधी तूफान में ये टैंकी ऊपर से नीचे गिर गया। उसके बाद में एक घर में के पास में गिरा है, घर के ऊपर से गिर करके घर क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा एल्वेस्टर टूट करके आपके नज़र के सामने है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। अरविंद, मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से नल जल योजना लाई गई थी, लेकिन धरातल पर नल जल योजना का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जनता को परेशानियां हो रही हैं और प्रतिनिधि जो हैं वो कमाई कर रहे हैं इससे। जी, पूरी घटना पूर्वी चंपारण के दुलमा पंचायत का है, जहां पर 19 नंबर वार्ड में नल जल जो टावर लगा था वो थोड़ी सी हवा आई, उसी में वो ढह गई और ढही इस कदर की वहां के बगल के एक क्लिनिक पर जा गिरा, जो क्लिनिक भी उसका एल्वेस्टर फूट गया और काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इस तरह की टावर की बात करें तो पूरे पूर्वी चंपारण में अगर देखा जाए या कहीं बिहार में भी देखा जाए तो महज 50% भी कार्यरत में नहीं है और यहाँ पर केवल यह योजना लूट खसुट की रह गई है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सपना रही कि लोगों को हम शुद्ध जल पिलाएंगे, लेकिन कहीं से ये सपना पूरी नहीं हो रही है और वार्ड सदस्य और मुखिया के लिए ये लूट की योजना बन गई है। जी, क्षतिपूर्ति के लिए बीडीओ को आवेदन दिया गया था, उस आवेदन के मामले पर आगे क्या कुछ संज्ञान लिया गया? देखिए, अभी तत्काल में तो आश्वासन के लिए बीडीओ साहब बोले हैं कि हम कुछ क्षतिपूर्ति देंगे, विभाग द्वारा दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ सर्कुलर है नहीं, वो क्या देंगे। तो किसी तरह मामला को गोल मटोल किसी तरह मामला को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना चाह रहे हैं, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। कहीं न कहीं इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ जो होते हैं वो भी बहुत जिम्मेदार पर्सन है नल जल योजना को देख रेख और उसको चालू रखने की योजना के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं जिस की लापरवाही इस दौरान देखने को मिली है, प्रतिनिधि जो है इसके, सरपंच जो है, सचिव जो है, उनके द्वारा भ्रष्टाचार का ये जो पूरा मामला देखने को मिला है, इस पर क्या कार्रवाई अब होगी? यह योजना के बारे में अगर बात किया जाए, अगर दरअसल में ये देखा जाए तो पूरे बिहार में यह लूट की योजना बन गई है। जिन तक सभी पदाधिकारी और नेता और मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं और यहाँ तक मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि जिस पंचायत में अगर नल जल योजना में कार्य अधूरा है तो उस मुखिया को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, वार्ड को लड़ने नहीं देंगे, ऐसा अधिकार से वंचित रखेंगे चुनाव लड़ने के अधिकार से, ऐसा भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा सुदृढ़ रूप से सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। केवल पेपर में खानापूर्ति करके वो लोग उसको चालू दिखा देता है लोग, ऐसा ही प्रक्रिया हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
पलामू में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने जिले में 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड मुहैया कराए हैं और मोदिनीनगर JNM कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। अभी फिलहाल 26 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 9 मरीज ऑक्सीजन बेड पर इलाजरत है। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें अलग अलग कमरों में शिफ्ट किया जा रहा है। JNM कोविड सेंटर की नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि बेड उपलब्ध है, मगर स्टाफ की कमी की वजह से परेशानियां हो रही हैं। ऑक्सीजन तो वहाँ 100 आया है, लेकिन अभी पेशेंट है 60 बेड कंप्लीट हुआ है, जिसमें पेशेंट आपका अभी 39 है, जिसमें आपका 9 पेशेंट है आपका ऑक्सीजन पे है JNM स्कूल में, यहाँ पे आइसोलेशन छोड़ करके। और बाकी जो पेशेंट है वो मेडिसिन है पे चल रहा है, और पेशेंट लोग को एक कोरोना पॉजिटिव का मेडिसिन चल रहा है। 6 दिन चलता है उसका मेडिसिन, इसके बाद जांच होता है 7वां, अगर निगेटिव आया तो उसको छोड़ दिया जाता है। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि हाईवे पर चलने वाली ट्रकों को रोककर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह का पर्दाफाश किया। रांची जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र में बुरमू थाना अंतर्गत बहलूटा कोइजम इलाका है, जहाँ से आपको केराडेरी और हजारीबाग की भी रास्ता, बहुत जंगली वाली रास्ता खुलती है। वहाँ से भी इधर कदा गाड़ियों का आवागमन होता है और लोग शॉर्टकट जो रास्ता है उससे भी आना जाना उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। देर रात में ये सूचना प्राप्त हो गई कि जो भी गाड़ी है, पैसेंजर जा रहा है या फिर सवारी गाड़ी अगर जा रही ट्रक जा रहा है, तो उसको ओवर पावर करके उसके ड्राइवर को मारपीट किया जा रहा है और बुरी तरह से लहूलुहान करते हुए उसके साथ से छीन झपट किया जा रहा है, पैसा और उसकी सामग्री छीनी जा रही। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था और मैंने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को उधर भेजा। तो जाने के बाद देखा कि हकीकत है कई गाड़ियाँ लगी हुई थी और लूटपाट रंगदारी वहाँ चल रहा था। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाने में सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां पर बीती रात सड़क पर गिरे पेड़ से बाइक टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेतिया में गैस सिलेंडर की एजेंसी में आग लगने के बाद मुजफ्फरपुर के अग्निशमन विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। जिले के सभी गैस एजेंसियों के गोडाउन की विधिवत जांच की जा रही है। इसी के तहत कमांडेंट गौतम कुमार के नेतृत्व में जिला फायर ब्रिगेड विभाग की टीम ने कई गैस गोदाम का निरीक्षण किया और वहां आग बुझाने की व्यवस्था का जायजा लिया। गैस के सिलेंडर में आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। और उसके चलते वरीय अधिकारी मुख्यालय से हम लोग को दिशा निर्देश मिला है कि सभी गैस एजेंसी को जांच करना है। उसी क्रम में हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर के जो भी गैस एजेंसी है सबको जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जिनमें कमी बेसी है उनको हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं कि ये जो आपका कम के दौरान लिख देते हैं कि आप ये सब ठीक करवाइए। और हम लोग आज उसी दौरान में हमारे वरीय अधिकारी के अध्यक्षता में आज हम लोग इनका ऑडिट किए हैं। ऑडिट के दौरान संभवतः सब ठीक पाया गया है और जो कमी बेसी है थोड़ा बहुत अग्निशमन यंत्र इनको लेना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चिन्ह आवंटन के बाद प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने में पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं बलिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर सख्त हिदायत दी, साथ ही शांति भंग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी बात की। ये पुलिस अधीक्षक महोदय की पहल पर ये मीटिंग बुलाई गई है और जैसा कि आप अवगत हैं, बलिया जनपद में तृतीय चरण में मतदान हो रहा है पंचायत चुनाव का 26 तारीख को।
कोविड गाइडलाइंस का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, न सिर्फ पोलिंग पार्टीज की रवानगी के दौरान बल्कि पूर्ण मतदान प्रक्रिया और उसके बाद मतगणना के दौरान भी उस पर कार्यवाही की जाएगी। उद्देश्य हमारा यह है कि जो चुनाव है पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक हो और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना फैलाए। अब ऐसा क्यों है, ये जानिए कि चुनाव का दिन महत्वपूर्ण क्यों होता है। चुनाव का दिन इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव वाले दिन चाहे औरत हो या आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे चौकीदार हो या प्रधान हो, या कोई अधिकारी हो, एसपी हो, डीएम हो, प्रधानमंत्री हो, सभी को एक समान ताकत मिलती है एक वोट डालने की। तो इसी में रायबरेली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के देदानी गांव का है, जहां बुजुर्ग दंपति के द्वारा हत्याकांड मामले पर सनसनी फैली है। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से घर के बरामदे में सो रही महिला की हत्या कर दी, जबकि उसके पति की गला दबाकर हत्या कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले के हर पहलू को खंगालने की कोशिश में जुटी है। गोपी शंकर तिवारी करके हैं, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, और इनकी पत्नी जिनकी 65 वर्ष उम्र थी। इनके घर में ही इन दोनों की बॉडी मिली है। महिला के गर्दन पे चोट के निशान हैं। संभवतः किसी कुल्हाड़ी से इन पर वार किया गया है, और जो पुरुष हैं उनके गले में लिगेचर मार्क है, फंदा उनके गले में उसके मार्ग प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं। जो कुल्हाड़ी जिसका उपयोग किया गया है वो भी घर की ही थी और घर में ही पड़ी हुई मिली है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और अन्य हमारी टीमें मौजूद हैं। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता असद खान जुड़े हुए हैं। असद, लगातार जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ये जो बुजुर्ग दंपति के द्वारा हत्याकांड सामने आया है, अपराधियों के बंद से क्या पूरा डर खत्म हो चुका है जिस तरीके से ये अंजाम दे रहे हैं वारदात को? जी बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो जैसे ही पंचायती चुनाव की समाप्ति हुई उसके बाद लगातार आपराधिक घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा ही मामला आज एक भदोखर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां दंपति की धारदार हथियार और गला घोटकर हत्या कर दी गई और उससे सनसनी मची हुई पूरे क्षेत्र में। और जहां पुलिस की बात की जाए तो शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूतों के आधार पर ना ही कोई पुख्ता जानकारी उनको मिल पाई है। आशा जी, जिस तरीके से यह हत्याकांड की गई है, जो बुजुर्ग दंपति है, क्या उनकी कोई पुरानी रंजिश बताई जा रही है? क्या कुछ आसपास के जो लोग हैं, उनके परिवारजन हैं, उनका कहना है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ जो बात की गई दंपति का कोई मामला तो सामने प्रकाश में नहीं आ रहा है, लेकिन चुनावी मामले को लेकर कुछ उत्सुकता है, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, खुद पुलिस अधीक्षक महोदय और अधीक्षक महोदय ने मौके का जायजा लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और आगे जो भी जानकारी होती है उन्होंने मीडिया पर साझा करने की बात की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद असद खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अपराधियों के हौसले यहाँ पर बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्नौज में 17 अप्रैल की रात आए तूफान और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से रोजी रोटी का संकट खड़ा होता देख पीड़ित किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन देकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। प्रयागराज की मेयर अभिलाष गुप्ता नंद एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की बढ़ती रफ्तार की रोकथाम के लिए मेयर के निर्देश पर नगर निगम प्रयागराज की ओर से विशेष सैनिटाइजेशन अभियान के तहत कचहरी परिसर, जयंतीपुर समेत अन्य कोरोना मरीजों के घरों में सैनिटाइजेशन का कार्य सफलतापूर्वक कराया गया।
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की कोतवाली दातागंज में पुलिस क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में दातागंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षण ने एसएसआई व अपनी पुलिस टीम के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में 45 लोगों के चालान काटे गए और सभी को गाइडलाइन लेकर सख्त हिदायत दी गई। यूपी में प्रशासन की लापरवाही का मामला हमेशा ही सुर्खियों में आता है। सही एक मामला बलिया के सोनबरसा गोपालपुर लालगंज का है, जहां पर ट्यूबवेल की मोटर 8 महीनों से खराब पड़ी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशान ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई समस्या को दूर करने के लिए नहीं आया है। 11-12 लाख के लागत से सरकार की तरफ से इसका ठेकेदार जो है 5 साल के लिए ठेका लेता है। ये जो है पानी बढ़िया देंगे, स्वस्थ देंगे, तो ये जब से लगा है तब से मात्र 1 महीना चला, उसके बाद ये खराब। कितने समय हो गया खराब हुए? खराब हुआ अभी समय इसका हो गया लगभग 8 महीने से लगभग खराब है। बीच में आया था इसका कर्मचारी, तो बोला कि प्रधान जी को बोल दीजिएगा कि ठीक हो गया, नहीं हुआ तो कहाँ से बोल रहे ठीक हुआ। तो ये 8 महीना से खराब है। इधर पानी आर्सेनिक है, आर्सेनिक के लिए जो है सरकार द्वारा लगाया गया 11 लाख का लगभग 12 लाख का प्लांट। यूपी के बलिया जिले में सपा नेता अमित पांडे के घर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला 12 अप्रैल का है, जहां पर वार्ड नंबर 4 निवासी चंदन सिंह के साथ मारपीट हुई। तो वहीं चंदन सिंह ने बताया कि 17 करोड़ की घोटाले के मामले के खिलाफ आवाज उठाने पर हमला किया गया है। इसे हमले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। रेवती चेयरमैन प्रतिनिधि अजय शंकर पांडे विगत 12 तारीख को हमको लाठी डंडे और कट्टे से मारे। कारण यह है कि मैं रेवती नगर पंचायत में अनुमानतः 17 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, जिसके लिए हम आरटीआई लगाए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उनको जिला बदर कराया जाए और इन पर 307, 308 लगभग 1 दर्जन मुकदमा है और ये गोल बनाकर किसी के साथ भी इस तरीके का मार झगड़ा हरदम करते रहते हैं। देश भर में जहां कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं, तो वहीं पूर्वी चंपारण में चक्रवात तूफान ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। सिसवा गांव में चक्रवात तूफान आने से एक व्यक्ति के घर में पेड़ गिर गया, जिससे पूरा घर टूट गया। तो वहीं घर पर मौजूद एक व्यक्ति की घायल हो गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने व्यक्ति को पीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। तो वहीं सहरसा जिले के सदर अस्पताल में 4 बेड का आईसीयू है, लेकिन वो भी बंद है। तो वहीं ड्यूटी पर मौजूद जेएन सोनाली ने बताया कि आईसीयू बंद नहीं है। आईसीयू का नया रोस्टर बनने के बाद आईसीयू की सुविधा शुरू होगी, लेकिन 5 मिनट में ही आईसीयू अपनी हालात खुद बयां करने लगा और एक बार फिर आईसीयू में ताला लटका हुआ मिला। इलाज के लिए आए हैं। देखिए यहाँ आईसीयू है, लेकिन हमेशा बंद रहता है। हम लोग का आईसीयू का सुविधा नहीं मिल पाता है। यहाँ रक्तदान का है, जो हम घंटों से लाइन में है, बोलता है अब होगा तब होगा, लेकिन घंटों से बैठा करके रखे हुए हैं। जाते हैं इमरजेंसी में तो वहाँ भी यही हाल है। कोरोना का काल है, बंद है ये। देखते हैं जब आते हैं तब से बंद पड़ा रहता है। कभी इसका हम लाभ नहीं लिए हैं। जब आते हैं तो हम लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है। कोरोना काल का ही है।
कोरोना महामारी ने देश और दुनिया में त्राहिमाम मचा रखा है, तो वहीं मधुबनी में भी संक्रमण प्रकोप तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। सरकारी आंकड़े के अनुसार हर दिन 150 से ज्यादा मरीज पीड़ित हो रहे हैं। इस बीमारी को रोक के लिए सरकार रोजाना नई नई योजना बनाकर चेन को तोड़ने में लगी है। इसी के तहत मधुबनी जिला प्रशासन ने रात के अंधेरे में भी कई दुकानों को बंद करवाया। साथ ही माइकिंग कर सभी को 6 बजे से शाम के बाद अपना अपना दुकान बंद कर घर में रहने की अपील की। मुंगेर का प्रशासनिक महकमा और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जंग में पिछड़ता दिख रहा है। एक और जहां मरीजों को उचित सुविधा दिलाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती दिख रही है, तो दूसरी ओर मुंगेर का विद्युत शवदाह असक्षम है। स्थिति ये है कि समय से रिपोर्ट नहीं आने के कारण मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा और इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो रही है। इस मामले में सफाई कर्मी, मृतकों की परिजन और सदर अस्पताल के CS का क्या कहना है, सुनिए। आज यही हुआ कि जो यहाँ से ले गए तो फिर वहाँ पे बोला कि नहीं, रिपोर्ट चाहिए, वहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट देगा तभी तो होगा। यहाँ पे छोटा कब कराया कोरोना जांच? करवाया थे 4 दिन हो गया करवाया, तो रिपोर्ट नहीं आया अभी तक? रिपोर्ट अभी नहीं आया। वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था, ऑक्सीजन लगा दिया, बस ये ऑक्सीजन चल रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। जो आता है सब मर जाता है, तो वो मेरे सामने मर गया। आज कितना बॉडी निकला वहाँ से? आज वही 2-3 बॉडी है। व्यवस्था बिल्कुल नहीं था वहाँ, जो जगह वहाँ मर जाएगा एकदम। ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, न है ऑक्सीजन आ रहा है ऐसे वैसे। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।